सो हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। सो गाइस, यहां पे आज उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 3 आपके सामने लेके आ रहा हूं। इससे पहले जो भी दो प्रैक्टिस सेट आए हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया आप लोगों का, और आशा करता हूं कि आपके जो आंसर आए होंगे, क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हों, उनमें अच्छे आंसर आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आपके पास अभी भी रिवीजन का टाइम है, पूरा 1 महीना है यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने में। तो आप पूरी जी जान से अपनी मेहनत और लगन से यहाँ पे एग्ज़ाम को करेक्ट करने में करेक्ट करेंगे, मुझे आशा है। और साथ ही साथ मेरे जो जीएस के यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं उत्तराखंड के, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मेरा भी पूरा आपके प्रति सहानुभूति है। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा अपना जो पूरा योगदान रहेगा वो उत्तराखंड जीएस मॉक टेस्ट के थ्रू आपके अधिक से अधिक नंबर लाने का रहेगा। मेरा टारगेट ये है कि 20 नंबर आपके कम से कम जो भी मैं मॉक टेस्ट दूँ उनमें से आएँ, ठीक है, उत्तराखंड के। इसके अलावा बाकी जीएस में और हिंदी के भी मैं आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ पे भी उनको भी ज़रूर देखिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइज चलिए, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो अपना ये प्रैक्टिस सेट है ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, राहुल सांस्कृतियन के द्वारा मलारी गांव से प्राप्त सावधानों को किस जाति का बताया गया है। यानी कि आपने बताया कि मलारी गांव, आपको पता होगा कि एक पुरातात्विक जो स्थल है वो हमारे उत्तराखंड में है, चमोली जनपद में। तो आपको बताना है कि वहाँ पे जो सावधान मिले, यानी कि जो मृतकों के वहाँ पे सबों के रखने का जगह होता है वो मिला है, वो किस जाति का है। राहुल सांस्कृतिक ने उन्हें किस जाति का बताया है। तो ऑप्शन है ए खस, बी किरात, सी सौका और डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खस। राहुल सांस्कृतिक ने बताया कि ये खस जाति से रिलेट करते थे। और ये जो सावधान मिले हैं वहाँ पे, ये किस प्रकार के हैं, मंडलाकार। तो इस तरीके से मंडलाकार होता है, चौमुखा होता है ये। और ये मंडलाकार मिले हैं। इनकी खोज किसने की थी, यदि क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर आप देंगे। शिव प्रसाद डबराल ने इनको खोजा था। और कब खोजा था, यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है तो ये खोजा था इन्होंने 1956 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में साणा व बसेड़ा ग्राम में समाधानों के किस प्रकार की खोज की गई है। यानी कि आपको बताना है, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया मलारी गांव में मंडलाकार के सावधान मिले हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है कि अल्मोड़ा के साणा व बसेड़ा गांव में किस प्रकार के सावधान मिले हैं। तो इसके ऑप्शन है ए सिस्ट, बी आर्न बैरियल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए और बी। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। अगर जो आप एग्जाम में बैठते हैं कभी भी और आपके पास कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ए और बी दोनों दिए होते हैं, तो वहाँ पे आंसर डेफिनेटली ए और बी आप उसके साथ जा सकते हैं। 99% चांसेस हैं कि वही वहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ए और बी दोनों के साथ जाना है। 99% आपका वहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में अध्या ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत हैं। आपको बताना है, जैसे यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल की बात हम करते हैं, अध्या ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आपको बताना है कि अध्या ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं उत्तराखंड में वो क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आपको, एक पौराणिक ग्रंथ, बी मंदिर स्थापत्य, जो मंदिरों की बनाने की शैली होती है वो, सी इसके अलावा देव गाथाओं का वर्णन, और डी पुरातात्विक अध्ययन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पौराणिक ग्रंथ, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथों में वाका देवी का निवास स्थान कहाँ बताया गया है। यानी कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तकी, उसमें आपको बताना है कि वाका देवी जो यहाँ पे एक कुल देवी भी मानी जाती है कत्यूरों की, तो उनका जो बताना है आपको निवास स्थान कहाँ पे बताया गया है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे ए केदारखंड, बी मानसखंड, सी बद्री आश्रम और डी कुर्मांचल। तो मैंने कत्यूरी ऑलरेडी बता दिया आपको, तो आप गैस कर पा रहे होंगे यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री का आश्रम, ठीक है। इसके अलावा केदारखंड और मानसखंड ये गढ़वाल क्षेत्र को क्षमा चाहूँगा, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को, और मानसखंड में जो कहा गया है ये आपके कुरुमांचल यानी कि कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तराखंड में आर्यों की किस जाति का शासन था। तो वैदिक काल के बारे में मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद से इसका संबंध है। 5 प्रकार की जातियां थी, ठीक है। आर्यों की 5 प्रकार की जातियों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। उनमें से 4 यहाँ पे ऑप्शन में है, और जो पांचवी है वो थी तिरवसु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिरवसु, ये 5 जातियां हैं आर्यों की जो कि ऋग्वेद में बताई गई हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जाति उत्तराखंड में थी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पुरु, बी तीर्थु, सी अनु और डी यदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीर्थु, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शन रहती है इस तरीके के क्वेश्चन की आने की, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातात्विकविद ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति को छोटी छोटी गाड़ों से संबंधित माना है? यानी कि अब आप यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं हमारा उत्तराखंड का इतिहास, तो वहाँ पे आपको 52 गढ़, ठीक है, 52 गढ़ों से ही जब उनका संकलन करते हैं अजयपाल, तो उसके बाद ही यहाँ पे गढ़वाल नाम आया था। काफ़ी जो हमारे पुरातात्विकविद हैं या फिर जो भी इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि किसने बताया कि छोटी छोटी गाड़, यानी कि जो हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जिनको हम गाड़ कहते हैं। तो इन गाड़ों की अधिक होने से गढ़वाल शब्द का उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए आपके पास शिव प्रसाद डबराल, बी राहुल सांस्कृतियन, डी हरिदत्त भट्ट शैलेश, और डी आपके पास केपी जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिदत्त भट्ट शैलेश ने छोटी छोटी गाड़ों को मिलाकर कहा है कि जो हमारा गढ़वाल शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम किस जनपद में है? ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आपको तीनों में से कोई सा भी एक पूछा जाता है तो आप उसका आंसर डायरेक्ट कर पाएंगे। तीनों को ही मैंने एक क्वेश्चन में दे दिया आपको। ऑप्शन देखते हैं, उत्तरकाशी, बी आपका टिहरी, सी पौड़ी, डी चमोली। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल की ये कहाँ पे पड़ती है? हिमाणिया पट्टी। ठीक है, हिमाणिया पट्टी, जो लोग टिहरी से संबंधित होंगे उनको पता होगा ये पट्टी कहाँ पे पड़ती है। और पर्वत पूछा जाए कि किस पर्वत में है ये, तो ये भी आप आसानी से यहाँ पे बता पाएंगे। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यूज तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ स्टैटिक्स को आपको नोट करना है, तो वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होंगे फिर एग्जाम में। और जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे पर्वत देख लेते हैं, कौन सा पर्वत है जिसमें ये तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। ये है विशोन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि विशोन पर्वत किस आपका किस जनपद में है, तो वो टिहरी में हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका भृंगतुंग है, भृंगतुंग। इसके अलावा अलकापुरी, ज्योतिपुरी और रामबाड़ा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भृंगतुंग यहाँ पे महाभारत में केदारनाथ को कहा गया है। इसके अलावा अलकापुरी की यदि हम बात करें तो अलकापुरी कुबेर की राजधानी, ठीक है, कुबेर की राजधानी अलकापुरी। इसके अलावा जो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु को माना जाता है, तो मनु का निवास स्थान भी अलकापुरी है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। रामबाड़ा एक 2013 से पहले, आपदा आने से पहले 2000 की वहाँ पे एक रामबाड़ा क्षेत्र पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में रामबाड़ा का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वन पर्व के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे उनका वन प्रवास चल रहा होता है पांडवों का, तो उस समय यहाँ पे आते हैं पांडव। तो उस उसी समय की ये घटनाएं होती हैं सारी। तो उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व फिर उनके अलावा किरात जो जनजाति थी, किरात जो जाति थी, उनका आधिपत्य था। ठीक है, ये वन पर्व के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पुलिंदों के जो राजा थे वो थे सुबाऊ, और उनकी राजधानी थी श्रीनगर। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पुलिंद राजा थे सुबाऊ, इन्होंने जब कौरव के साथ युद्ध होता है पांडवों का महाभारत का, तो उसमें पांडवों की तरफ से ये लड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत में किस स्थान को तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो ऑप्शन ए है इसका श्रीनगर, बी देवप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग और डी शिव प्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देव प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। इसके अलावा इसे समग्र पापों का विनाशक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन में ऐसा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाएगा आपके लिए नोट करने के लिए, तो आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ विष्णु प्रयाग जहाँ पे पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है, इसके अलावा शिव प्रयाग की जानकारी तो इतनी होती नहीं है और ये पूछा भी नहीं जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम क्या मिलता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इसका उशीरी ध्वज, दूसरा है कुशीनगर, सी है यहाँ पे कनखल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्हीं में से आपको आंसर करना है यहाँ पे। ठीक है, जो निम्न दिए गए हैं इनमें से आपको आंसर करना है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा जाता था उशीनगर। इसके अलावा जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो भगवान बौद्ध के उसी ध्वज, जो उनका उशिर ध्वज बौद्ध धर्म से रिलेटेड करते हैं, तो महात्मा गौतम बुद्ध के उसी ध्वज जाने का वर्णन मिलता है। तो वो जो उसी ध्वज है वो क्या है आपका उशीनगर, और उशीनगर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उसी ध्वज है ये प्रॉपर जो एरिया पड़ता है वो क्या पड़ता है? कनखल। ठीक है, कनखल के बारे में आपको पता होगा, ये हरिद्वार में स्थित है, और यहीं पे अब गुरुकुल कांगड़ी जो है कनखल में ही स्थित है। ठीक है, पहले ये जो गुरुकुल कांगड़ी था ये कांगड़ी गांव में था, लेकिन अभी ये वर्तमान समय में कनखल में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जाति निवास नहीं करती है? फिर से वही है कि यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे किन्नर, बी गंधर्व, सी नाग और डी शाक्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शाक्य। और इसके अलावा किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष, विद्याधर, ये सभी सभी जो जातियाँ थी ये वायु पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार उत्तराखंड में थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नागों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पिथौरागढ़ साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे नाग मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जिनमें बीना नाग हो गया, ठीक है, बीना नाग। और इसके अलावा बैरी नाग, और साथ ही साथ यदि यहाँ पे और भी पिंगल नाग, वासुकी नाग, काली नाग, तो ये सारे नाग मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा यदि यक्षों की जो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जाखन देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो जो जाखन देवी का मंदिर है वो यक्षों के होने की पुष्टि करता है, यानी कि जो यक्ष थे वो किसकी पूजा करते थे? जाखन देवी की। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो कुमाऊं क्षेत्र है ये आपने बताना है कि पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा जो बोध गया अभिलेख लिखा गया है तो उसमें कुमाऊं को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कामादेश, सी कुर्मांचल, सॉरी बी कुर्मांचल, सी कुमू और डी कुर्मा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कामादेश। थोड़ा बहुत कुमाऊं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम प्राचीन जो नाम देखते हैं कुमाऊं का वो हमें मिलता है मानस खंड, ठीक है। मानस खंड ये हमारे कुमाऊं का पुराना नाम है। इसके अलावा कुर्मांचल जो यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि चंपावत के कांतेश्वर जो पर्वत है वहाँ पर भगवान विष्णु के द्वारा कुर्म अवतार यानी कि कछव अवतार लिया गया था, ठीक है, कछुए के रूप में। तो इसी पहाड़ी पे ये अवतार हुआ था, जिसकी वजह से जो पूरा क्षेत्र है उसको कुर्मांचल कहा जाता था उस टाइम पे। फिर प्राकृति में जो कुर्मांचल शब्द है ये कुमू हुआ। फिर अब वर्तमान समय में हिंदी में हम इसे कुमाऊँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे कछव जो अवतार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कांतेश्वर पर्वत में। और कांतेश्वर पर्वत कहाँ पे है? चंपावत में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो मेन कुमाऊँ है दोस्तों वो चंपावती है, जो हमारा मुख्य रूप से कुमाऊँ माना जाता है वो कहाँ है? चंपावत में ही। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न स्थलों में से किस स्थल में शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? शिलालेख प्राप्त नहीं हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कालसी, बी लाखामंडल, सी सिरोली, डी है पांडुकेश्वर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पांडुकेश्वर है, क्योंकि पांडुकेश्वर से क्या मिला था? ताम्रपत्र मिले थे। इसके अलावा ये ताम्रपत्र किसके थे? कार्तिकेयपुर राजवंश के, और ये इनकी संख्या थी टोटल 4। इसके अलावा कालसी में शिलालेख मिला है हमारे पास, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में देहरादून में। ये है जो हमारे महाराज अशोक थे उनका, अशोककालीन है, 257 ईस्वी का मिला है। लाखा मंडल में भी यहीं पे ईश्वरा जो थी यदुवंशियों का वो यहाँ पे मिलता है। सिरोली में भी मिलता है। और इसके अलावा यदि पूछा जाए कुल कितने क्षेत्र थे जहाँ से हमें यहाँ पे शिलालेख प्राप्त होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये इनकी जो टोटल संख्या थी वो थी 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, नोट करते जाएंगे इनको, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे ये आपको हेल्प करें, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चल के त्रिशूल लेख किस शताब्दी के हैं? तो अशोक चल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक नेपाल के शासक थे। तो इनका जो शिलालेख या इनका जो त्रिशूल लेख है ये किस शताब्दी का है आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है 12वीं, बी 6वीं, सी 11वीं और डी है यहाँ पे 10वीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12वीं शताब्दी का। ये है कब एक्चुअल डेट? तो ये इनका 1191 के आसपास का, ठीक है, 1191 के आसपास का है ये ध्यान रखेंगे आप। जो इनका शिलालेख इनका त्रिशूल लेख मिलता है, और ये कहाँ पे मिला था? गोपेश्वर में। इसके अलावा बालाहाट में भी त्रिशूल लेख आपको देखने को मिलेगा। और गोपेश्वर में ही 6वीं शताब्दी में जो गोपेश्वर मंदिर है, रुद्र शिव मंदिर, वहाँ पे गणपति नाथ का भी हमें त्रिशूल लेख देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड में शंख लिपि का संबंध किस जनपद में है? यहाँ पे आपको बताना है जो शंख लिपि है वो किस जनपद में मिली है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे उत्तरकाशी, बी पौड़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ए और बी दोनों वाला जब ऑप्शन आता है तो आप उस पर टिक मार सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप वो कर सकते हैं। तो इसका शंख लिपि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ये मिली है। तो जो शंख लिपि मुख्यतः उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में बाड़ाहाट त्रिशूल लेक में ये मिली है। जो ये बाड़ाहाट का त्रिशूल है काफ़ी विशाल एक त्रिशूल है, तो वहाँ पे त्रिशूल में लिखा गया है, जो वो शंख लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा जब हम पौड़ी में देखते हैं तो देवलगढ़ का मंदिर अजयपाल के द्वारा जो बनाया गया था वहाँ पे शंख लिपि मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? मंदिर पीठ पे।
मूर्ति पीठ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इसी प्रकार की लिपियों के बारे में यदि और जो प्रमुख लेख हैं उनके बारे में पढ़ें, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले शिलालेख मिले हैं, तो शिलालेख माणा में भी मिला है। इसके अलावा यदि हम देवप्रयाग और कल्पनाथ की बात करें तो यहाँ पे गुफा लेख हमें मिलते हैं। नैनीताल और बड़ा वाला, ये देहरादून में पड़ता है स्थान। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ईंटों पर उत्तीर्ण जो लेख मिलते हैं यहीं पे मिलते हैं, नैनीताल और बड़ा वाला में। गोपेश्वर बाड़ाहाट त्रिशूल लेख हो गया आपका, ठीक है। और बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है शंखलिपि में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मूर्ति पीठिका लेख, यानी कि मूर्तियों के पीठ पर लिखे जाने वाले जो लेख हैं वो देवलगढ़ और कोलसारी में मिले हैं। कोलसारी चमोली में एक स्थान पड़ता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जनपद दर्शन वाली में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा सिक्के की खोज किस वर्ष की गई थी। यहाँ पे सिक्कों का एक प्रकार है, ठीक है। जो हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश है उनका जो सॉरी क्षमा चाहूँगा, कुणिंद वंश था, जो कुणिंद वंशों का एक सिक्के का प्रकार था, अल्मोड़ा से प्रकार के सिक्के, ठीक है। तो इनकी खोज बतानी है आपने कब की गई थी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 1975, बी 1980, सी 1999 और डी 1995। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1975 में ये ढूंढे गए थे। और यदि पूछा जाए कि वहाँ पे जो हमें सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पे कुछ राजाओं का नाम मिला है, तो कौन से राजा ऐसे हैं जिनका संबंध उससे इन सिक्कों से है, तो उसमें आएंगे आपके शिवदत्त, शिवपालित, इसके अलावा हरिदत्त और गौमित्र। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये चारों राजा हैं जिनका संबंध अल्मोड़ा सिक्कों से मिलता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन ए है जॉर्ज गार्जियन, बी मिस्टर फॉरेट, सी कानिंगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्टर फॉरेट। और यदि पूछा जाता है इनकी खोज कब हुई, 1860 में इनकी खोज हुई थी। और ये कब किस शताब्दी के हैं, तो आपको यहाँ पे बता दूं कि 257 ईस्वी पूर्व के अशोककालीन है ये, ठीक है। और कहाँ पे मिले हैं, कालसी में मिले हैं। कालसी कहाँ पे पड़ता है, तो ये देहरादून जनपद में पड़ता है। किन दो नदियों के संगम के पास में है, तो यमुना और टॉन्स नदी के संगम के पास में है। कालसी को जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे जौनसार क्षेत्र में, तो उसको कालसी को बोला जाता है चित्रशिला, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो यहाँ पे शिलालेख मिला है ये कालसी का, इसकी लिपि कौन सी है, तो वो है ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा भाषा प्राकृत। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काल से शिलालेख रहता है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो वहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई थी। काल शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि हमने अहिंसा, यहाँ अहिंसा उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, हिंसा को त्याग करके। और सभी जो पशु एवं मनुष्य थे उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था शुरू करवाई थी। कांसी लेक में ही एक और जो जानकारी मिलती है, इस जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र क्षेत्र था उसको बोला जाता था उस टाइम पे अपरांत, ठीक है, अपरांत। इसके अलावा यहाँ पे जो रहने वाले थे उनको बोला जाता था पुलिंद, ठीक है, पुलिंद। कुलिंदों का शासन था लेकिन उनको बोला जाता था पुलिंद, और क्षेत्र अपरांत। यदि पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि कालसी का पुराना नाम क्या है, तो कालसी का जो पुराना नाम है ये है यहाँ पे शुद्ध नगर, शुद्ध नगर। इसके अलावा पूछा जाए कलकुट, ये दो नाम है, शुद्ध नगर और कलकुट, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका में उत्तराखंड के किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है। तो उत्तराखंड के ऐसे विभिन्न जितने भी हमारे अलग अलग आप पुस्तक पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, या फिर कोई भी किसी भी राजवंश से संबंधित कोई भी ग्रंथ होता है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। तो आपको बताना है विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र की जानकारी विनय पत्रिका में है। तो ऑप्शन है मंदाकिनी, बी कैलाश, सी अलकनंदा, डी अलकापुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। इसके अलावा बद्री का आश्रम विनय पत्रिका में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यदि पूछा जाए जहांगीरनामा में किन दो राजाओं की जानकारी मिलती है, तो चंद वंशों में लक्ष्मीचंद और गढ़वाल के जो शासक थे उनमें मिलता है श्याम शाह का, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में क्या कहा गया है कुमाऊं को, तो आप कह सकते हैं कुमाऊंगढ़, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे। शिलालेखों से प्राप्त शब्दावली में ग्राम शासक को क्या कहा जाता था। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे पॉइंट को आपको नोट करना जरूरी हो जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तालिका, बी महात्म, सी प्रतिहार और डी कुलचारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्म कहा जाता था पुराने जो शिलालेख हैं उनमें ग्राम शासक को, ठीक है। इसके अलावा ये तालिका है, तालिका नहीं है, कोई ऐसा वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं होता था। तालुका होता था, तालुका तहसील को बोला जाता था। और एक होता था पल्लिका, ये छोटे जो गांव होते हैं उनको बोला जाता था पल्लिका। प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार होता था द्वार रक्षक।
और कुलचार की बात करें तो ये होते थे हमारे तहसीलदार साहब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणकालीन मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुषाणकालीन जो मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे श्रीनगर, बी देवप्रयाग, सी सुमाड़ी और डी लैंसडाउन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमाड़ी। इसके अलावा भी यहाँ पे कुषाणकालीन मुद्रा मिली है मुनि की रेती, जो टिहरी में पड़ता है, और अभी जो क्षेत्र है वो ऋषिकेश के आसपास का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो आई होप कि आप सभी को जो क्वेश्चन है काफ़ी पसंद आए होंगे, और इसी आप इसी श्रृंखला में आगे मेरा साथ देंगे, और जो मेरी वीडियोज़ हैं इनको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मार्क्स आ रहे होंगे वो काफ़ी बेहतरीन होंगे, और आप इनको कमेंट पॉइंट में पिन जरूर करेंगे कि आपके कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।